नमस्ते। वित्त दलम चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में जेन्यूस पेपर एंड बोर्ड्स लिमिटेड इस कंपनी का जो शेयर है उसके बारे में फुल एनालिसिस करने वाले हैं और इसके लिए हम कंपनी के रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट डाटा देखने वाले हैं, जैसे कि कंपनी कौन से बिजनेस सेगमेंट में काम करती है, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में परफॉर्मेंस कंपनी कैसे डिलीवर कर रही है, साथ ही में कंपनी के बैलेंस शीट में कंपनी के पास कितने रिजर्व है और उसके साथ ही में कंपनी के ऊपर कितना बोरिंग्स है वो हम देखेंगे। साथ ही में कंपनी का कैश फ्लोज, कंपनी के डेप्टर डेज, इन्वेंटरी डेज देखेंगे और लास्ट में कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, ताकि हमें ये पता चल सके कि कंपनी के प्रमोटर के पास कंपनी की कितनी हिस्सेदारी है और एफआईज और डीएस जैसे बड़े इन्वेस्टर इस कंपनी में इंटरेस्टेड है या फिर नहीं। और ये सब देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि ये कंपनी का जो शेयर है वो आने वाले दिनों में कैसे ग्रोथ कर पाएगा और कंपनी की करंटली कैसे ग्रोथ हो रही है। तो कंपनी के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डाटा है उसमें सबसे पहले हम कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो जेन्यूस पेपर एंड बोर्ड्स लिमिटेड ये कंपनी 100 जीएसएम से लेकर 400 जीएसएम के जो वेरियस टाइप के जो क्राफ्ट पेपर्स होते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करती है। और इस क्राफ्ट पेपर का अगर हम कॉमनली यूज़ देखेंगे तो कॉमन पैकेजिंग पेपर की तरह इसका यूज़ होता है। और साथ ही में अगर हम देखेंगे तो इस क्राफ्ट पेपर का अगर हम मेनली यूज़ देखेंगे जहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि इंडस्ट्रियल बैग, ग्रोसरी बैग्स, इसके साथ ही में इनर प्लाइज ऑफ मटेरियल सैक्स और प्लेन रैपिंग पेपर इनके लिए होता है। तो और ये कंपनी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने से पता चलता है कि एक अच्छे सेगमेंट में यहाँ पर काम कर रही है, जिसकी आने वाले समय में भी एक अच्छी ग्रोथ हो सकती है। तो कंपनी का जो बिजनेस का सेगमेंट है वो हमें अच्छा देखने को मिला है, लेकिन इस बिजनेस सेगमेंट में कंपनी के फाइनेंशियल कैसे वो भी हमें देखना पड़ेगा। और उसके बाद कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन अभी हमें अवेलेबल देखने को नहीं मिली उसके पीछे कोई रीज़न होगा, तो उसको हम यहाँ पर साइड में रख के जो कंपनी के रिलेटेड डाटा है अभी हमें देखने को मिला है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो मार्च 14 और 15 में सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे तो 247 और 288 करोड़ का हमें देखने को मिला था। और उसके बाद अगले 5 साल में कंपनी के रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिली, लेकिन इसके बाद जो मार्च 21 में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स 286 करोड़, मार्च 22 में फिर 582 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 674 करोड़ का कंपनी का सेल्स हुआ है। तो पिछले 3 सालों में कंपनी ने अपने सेल्स में एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली मैक्सिमम टाइम ज़्यादा देखने को मिला है, जिस रीज़न की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी कंसिस्टेंट अपने नंबर से वो पॉजिटिव में जनरेट कर रही है। और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 14 में 19 करोड़, 15 में 26 करोड़, मार्च 21 में 26 करोड़, मार्च 22 में 52 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 31 करोड़ का देखने को मिला है। तो पिछले 3 सालों में भी एक अच्छी ग्रोथ कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में की है। और उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखेंगे तो मार्च 14 और 15 में 8 और 9% का था। इसके बाद मार्च 21 में 9%, 22 में 9% और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 5% का रहा है। तो ठीक ठाक कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स देखने को मिले। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे, मार्च 14 में 10 करोड़ का था, इसके अगले साल ये 9 करोड़ का रहा। इसके बाद मार्च 21 में 8 करोड़, इसके अगले साल 26 करोड़ का हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी हमें लॉस में जाते हुए देखने को मिली। और उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है कि कंपनी के जो इंटरेस्ट है वो हमें ट्रेलिंग 12 मंथ्स में बढ़ते हुए देखने को मिले। और इसी वजह से कंपनी का जो बोरिंग्स है वो भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है, जो कि हम कंपनी के बैलेंस शीट में भी देखने वाले। और उसके बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर अगर हम देखेंगे तो ये मार्च 14-15 में प्लस में था। और उसके बाद मार्च 21 और 22 इनमें भी कंपनी ने इसमें एक ठीक ठाक ग्रोथ की थी, लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ्स में फिर से ये लॉस में गए हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर हम देखेंगे तो मार्च 14 और 15 को छोड़कर अगर हम देखेंगे तो पिछले 3 सालों में, मतलब मार्च 21, 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स, इन तीनों सालों में कंपनी ने सेल्स में एक अच्छी ग्रोथ की है। और उसके साथ ही में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें भी कंपनी ने एक डिसेंट ग्रोथ की है। और इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो इन दोनों में कंपनी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में लॉस कर रही है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में बढ़ा है। और इसी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर लॉस में गया है, वो इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक नेगेटिव साइन है। तो कंपनी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में लॉस कर रही है। और उसके साथ में पिछले अगर हम कुछ समय पहले देखेंगे तो कंपनी के रिलेटेड हमें 3 ईयर्स की इन्फॉर्मेशन देखने को मिले, जो कि इस
कम इन्फॉर्मेशन की वजह से हम किसी भी कंपनी में यहाँ पर ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। कंपनी के रिलेटेड हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए, तभी हम किसी कंपनी के बारे में एग्जैक्ट यहाँ पर ओपिनियन बना पाएंगे। और उसके बाद कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में हम इन्फॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें कंपनी के अगर हम रिजर्व देखेंगे तो कंसिस्टेंट कंपनी ने पिछले 3 सालों में अपने रिजर्व में एक अच्छी ग्रोथ की है। और कंपनी के जो रिजर्व है वो सितंबर 22 में लगभग 450 करोड़ के हमें देखने को मिले। लेकिन उसके कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी का बोरेंग्स देखेंगे तो कंसिस्टेंट कंपनी के ऊपर का जो बोरेंग्स है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है, जो कि इस रीज़न की वजह से कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ट्रेलिंग 12 मंथ्स में बढ़ते हुए देखने को मिला है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में लॉस कर रही है। और जिस तरह कंपनी के ऊपर का कंसिस्टेंट बोरेंग्स बढ़ रहा है, उस रीज़न की वजह से कंपनी का जो इंटरेस्ट है ज़्यादातर बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। और इस रीज़न की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर हमें और इम्पैक्ट कर कंपनी लॉस में ही जाते हुए देखने को मिल सकती है। तो इसी वजह से जब तक कंपनी अपने ऊपर का बोरेंग्स कम नहीं करती तब तक कंपनी नेट प्रॉफिट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी। और इसी वजह से जब तक कंपनी बोरेंग्स कम नहीं करती तब तक हम इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें कंपनी के जो रिजर्व है वो तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके कंपेरेटिवली कंपनी का बोरेंग्स वो भी बढ़ रहा है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अभी तो हमें थोड़ी सी स्टेबल देखने को मिली। लेकिन जिस तरह कंपनी का बोरेंग्स बढ़ रहा है वो कंपनी के नेट प्रॉफिट को हमें इम्पैक्ट करते हुए देखने को मिला है, क्योंकि इसकी वजह से कंपनी का इंटरेस्ट बढ़ रहा है जो कि कंपनी को लॉस मेकिंग बना रहा है। और उसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज अगर हम देखेंगे तो कंपनी के पास बहुत ही अच्छा कंसिस्टेंट हमें नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में यहाँ पर देखने को मिला, जो कि अब तक का कंपनी के रिलेटेड हमें बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पर देखने को मिला है कि कंपनी का नेट कैश फ्लो कंपनी पॉजिटिव में जनरेट कर रही, जो कि एक बहुत ही अच्छा कंपनी के बिजनेस के लिए साइन है। और उसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज अगर हम देखेंगे तो कंपनी के डेप्टर डेज मार्च 21 और 22 में देखेंगे तो 79 से अभी 38 हुए, तो एक अच्छा साइन है कि कंपनी अपने डेप्टर्स डेज यहाँ पर कम कर रही है। और उसके बाद कंपनी की इन्वेंटरीज देखेंगे तो मार्च 21 में 117 थे, जो कि अभी कंपनी ने इसको 76 किया है। तो कंपनी ने डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज इन दोनों में मार्च 22 में एक अच्छी इंप्रूवमेंट की और उसके नंबर से वो कम किए, जो कि किसी भी कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा साइन होता है कि इस कंपनी को डेप्टर से पेमेंट लेने में कम समय लगता है और इन्वेंटरी बेचने में भी कम समय लगता है। लेकिन कंपनी को ये जो नंबर है वो मैक्सिमम टाइम कम करके रखने पड़ेंगे, तभी कंपनी लॉन्ग टर्म में हमें अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलेगी। वरना कंपनी के डेप्टर डेज एक साल कम रहेंगे लेकिन उसके अगले साल फिर से हमें बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं, तो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो भी हमें बहुत ही वोलेटाइल नज़र आएगा। और उसी वजह से कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज कंपनी आने वाले समय में कम कर पाती या फिर नहीं, उसके ऊपर भी हमें अच्छा फोकस देना पड़ेगा। तो फिलहाल डेप्टर डेज अच्छे, लेकिन आने वाले समय में कंपनी इसको मेंटेन रख पाती या फिर नहीं, वो भी हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। और उसके बाद कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास 50.49% की एक अच्छी हिस्सेदारी है। इसके बाद एफआईज और डीएस की इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो 0.05 और 0.04 है। इसके बाद गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में 0 और पब्लिक की इन्वेस्टमेंट भी हमें लगभग 50% के आसपास ही यहाँ पर देखने को मिली। तो प्रमोटर के पास इस कंपनी के अभी जो मेजोरिटी स्टेक है वो एक अच्छा साइन है, लेकिन कंपनी में पब्लिक की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी हमें लगभग 50% के आसपास ही देखने को मिली। तो इसी वजह से आने वाले समय में कंपनी में पब्लिक की इन्वेस्टमेंट अगर हमें और यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिलती है तो हमें मेजोरिटी स्टेक है वो पब्लिक के पास आते हुए देखने को मिलेंगे। और उसके बाद कंपनी हमें अनस्टेबल भी होते हुए देखने को मिल सकती है। तो कंपनी के प्रमोटर के पास मेजोरिटी स्टेक होना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अभी प्रमोटर के पास देखने को मिला है, लेकिन आने वाले समय में कंपनी इसको मेंटेन रख पाती या फिर नहीं, उसके ऊपर भी हमें फोकस देना पड़ेगा। तो ओवरऑल जेन्युइस पेपर एंड बोर्ड लिमिटेड इस कंपनी का जो बिजनेस है वो क्राफ्ट पेपर से रिलेटेड है, जो कि एक ग्रोइंग बिजनेस में कंपनी काम करती है। लेकिन कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी हमें पिछले सिर्फ 3 ईयर्स की अवेलेबल देखने को मिली, जो कि इस रीज़न की वजह से अभी हम इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। और कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर ये भी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में लॉस में गए है। और उसके साथ ही में कंपनी के ऊपर का जो बोरेंग्स है वो हमें रिजर्व के कंपैरेटिवली कंसिस्टेंट बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी की जो रिजर्व की बढ़ने की ग्रोथ है उससे कंपनी का बोरेंग्स है वो हमें ज़्यादातर बढ़ते हुए देखने को मिला है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ा है और कंपनी लॉस में गई है। साथ ही में कंपनी का अगर हम कैश फ्लोज देखेंगे तो इस सेगमेंट में कंपनी ने अच्छा ग्रोथ किया है, जो कि एक अच्छा साइन है।
और उसके बाद कंपनी ने डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज इन दोनों में मार्च 22 में ज़रूर इंप्रूवमेंट की है, लेकिन एक ही साल कंपनी का परफॉर्मेंस देखने से किसी भी कंपनी के बारे में हम एग्जैक्ट ओपिनियन नहीं बना सकते। साथ ही में कंपनी में अगर हम एफआईज और डीआईज की इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो वो भी हमें बहुत ही कम देखने को मिली। तो कंपनी को मैक्सिमम सेगमेंट में अभी भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। ज़रूर कंपनी क्राफ्ट पेपर में जो एक ग्रोइंग सेक्टर है उसमें काम करती है, लेकिन अभी भी कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही वीक है और इसी वजह से कंपनी को बहुत ही इंप्रूवमेंट की इसमें ज़रूरत है। तो जैसे एफआईज और डीएस की इस कंपनी में एक छोटी इन्वेस्टमेंट है, उसी तरह की इन्वेस्टमेंट अभी हम इस कंपनी में लगभग 500 रुपीज़ के आसपास कर सकते हैं। और आने वाले समय में ये पेपर सेक्टर का जो शेयर है वो अगर अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो हमें ज़रूर इस कंपनी में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ानी चाहिए। तो फिलहाल कंपनी एक ग्रोइंग सेक्टर में काम करती है और प्लस कंपनी के कैश फ्लोज अच्छे है। इस रीज़न की वजह से एक छोटी इन्वेस्टमेंट से अभी हम इस कंपनी में स्टार्टिंग कर सकते हैं। और ये कंपनी जो ग्रोइंग सेक्टर में काम करती है इसमें कंपनी अच्छी इंप्रूवमेंट करती है, तो एफआईज और डीएस की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी हमें इस कंपनी में बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। और तब हम इस कंपनी में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो 500 से बढ़ाकर ज़्यादा कर सकते हैं। और इस 500 रुपीज़ की अगर हम इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में करेंगे और किसी क्वार्टर में कंपनी अगर अनाउंस करती है और किसी ईयर्स में, तो ज़रूर हमें कंपनी के शेयर में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और इस रीज़न की वजह से हमें 500 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा रिटर्न इस कंपनी में मिल सकता है। लेकिन सिर्फ कंपनी पेपर सेक्टर में काम करती, इस रीज़न की वजह से हम ब्लाइंडली इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इसके लिए कंपनी को अपने फंडामेंटल है वो भी अच्छे करने पड़ेंगे, तभी हम इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की हर अपडेट जानकारी सही समय पर नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके।